गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं आज की क्लास। और कल हम क्या पढ़ रहे थे? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे, जहाँ पे हमने किसके बारे में पढ़ा? ऑर्डर प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ा। ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है, कल उसका टेक्स्ट पढ़वाया था आपको। और उसके बाद इन्वेंट्री कंट्रोल स्टार्ट किया और एक टॉपिक पढ़ रहे थे हम, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेंट्री लेवल। कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनसे हमारा इन्वेंट्री का लेवल क्या होता है? अफेक्ट होता है। कि जहां पे हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम इन्वेंट्री का लेवल ज्यादा मेंटेन करके रखें या कम मेंटेन करके रखें। तो कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो इस डिसीजन को क्या करते हैं? हमारे अफेक्ट करते हैं कि वेदर हमें इन्वेंट्री का लेवल ज्यादा मेंटेन करना है या कम मेंटेन करना है। और इसमें बच्चों हमने दो हेडिंग क्या कर ली थी, पूरी पूरी तरीके से पढ़ ली थी। पहली थी पॉलिसी ऑन द लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस, कि अगर हम चाहते हैं, हमने ये डिसाइड करके रखा है कि हम अपने कस्टमर को टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट जो भी हेल्प है वो ऑफर करेंगे, और हम अपने कस्टमर को खुश देखना चाहते हैं। यानी कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन को लेकर के हमारी जो पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा क्या है? सेंसिटिव है। हम चाहते हैं कि ईच एंड एवरी कस्टमर हमारा हमारे से खुश होकर के जाए, हमारे से नाराज ना हो। तो उस केस में हमने देखा था बच्चों, इन्वेंट्री का लेवल क्या लगाना पड़ेगा? ज्यादा लगाना पड़ेगा। जबकि अगर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा कस्टमर हमारे से सेटिस्फाइड है या नहीं है, केस में कम स्टॉक से भी काम चल जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो एक्यूरेसी इन सेल्स फोरकास्ट। वंश, हाँ जी, अगर आपके सेल्स मैनेजर की सेल्स फोरकास्टिंग बहुत एग्जैक्ट है तो आप क्या करोगे? कम स्टॉक में भी, कम इन्वेंट्री में भी क्या कर लोगे? काम चला लोगे। लेकिन लेकिन अगर आपकी जो सेल्स फोरकास्टिंग है, जो आप फोरकास्ट करते हो वो वाहियात नंबर फोरकास्ट करते हो, कहते कुछ और हो कुछ और जाता है, तो उस केस में आपको सेफर साइड पे ज्यादा स्टॉक लगाना पड़ेगा। ऐसा बच्चों हमने कल पढ़ा। और आज बात कर रहे हैं हम किसकी? रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो कितना रिस्पॉन्सिव है, कितना साउंड है, कितना जबरदस्त है ना? उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना स्टॉक मेंटेन करके चलेंगे। लेट्स सपोज बच्चों, मार्केट में एक्स्ट्रा डिमांड आई। मार्केट में क्या आई? एक्स्ट्रा डिमांड। और तुम उस एक्स्ट्रा डिमांड को बहुत जल्दी से क्या कर सकते हो? फुलफिल कर सकते हो। आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऐसा है, जैसे मैं कल बच्चों मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ कि रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, इसने भगवान श्री राम के इस कंपनी ने क्या बनाए हैं? जेवर बनाए हैं, आभूषण बनाए हैं। उनको राम मंदिर ट्रस्ट ने 1 तारीख को कांटेक्ट किया, है ना? और उन्होंने उसकी डिलीवरी 14-15 तक कर दी थी डिलीवरी। जबकि कोई बहुत आसान काम नहीं था। सारी चीज पहले रिसर्च भी करनी थी कि क्या चीज कैसे धर्म के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से कैसे सूट करेगी, है ना? उनका पैमाइश भी करनी थी, नाप भी लेना था, ठीक है ना? और कोई एक आभूषण तो नहीं बना है, 14-15 आभूषण बने। और उसमें सारी चीजें डिजाइन भी करनी थी, और इनफैक्ट उसके लिए रॉ मटेरियल भी क्या करना था। तो बेटा लगभग लगभग उन्होंने बता रहे थे कि 18,000 करके कोई, तो उन्होंने क्या लगाया उसमें स्टोन्स वगैरह जो डिफरेंट डिफरेंट यूज हुए अलग अलग, वो जो के बाजूबंद है, कमरबंद है ना, गले का हार है, मुकुट है, बाकी सब जो विजय हार है जो बहुत बड़ा है, जो शर्मा का पहना हुआ है, तो 18,000। तो उन्होंने पूछा, वो जो रिपोर्टर साहब थे, रिपोर्टर साहब ने पूछा कि भाई साहब आपने क्या इतनी जल्दी ये तो जो भी मतलब ऐसा तो है नहीं कि हर एक चीज एकदम से अवेलेबल। रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी, की रिक्वायरमेंट थी, 15 किलो करीब सोना लगा पूरे के पूरे आभूषण में। तो क्या ये आप इतना जल्दी मैनेज कर पाए? तो ऐसा कोई जवाब था कि प्रभु श्री राम की कृपा है ना, ये तो उनकी कृतज्ञता थी। दूसरा कि हम काफी टाइम से, है ना, हमारे 3-4 जनरेशन या 3-4-5 जनरेशन हमारी इसी काम में है, और हमारी मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग गुडविल है। हमारी एक आवाज पे लोगों ने हमारी बहुत हेल्प की, तो हमारे सप्लायर थे, उन्होंने एक आवाज पे बहुत जल्दी से क्या करा,
अवेलेबल कराए सारे स्टोन्स और सारा रॉ मटेरियल, जिससे हमने 15 दिन के अंदर रिसर्च भी करी, एमआईएस भी, फैक्ट्री में भी, उधर लखनऊ के बंदे हैं वो, उधर फैक्ट्री जयपुर में गए कि वो सारी डिजाइन करके चीज और उसे बना के 14-15 2 हफ्तों के अंदर 14-15 2 हफ्तों के अंदर कर दिया बिक्री। ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एग्जांपल कि तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कितना रिस्पॉन्सिव है। अगर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव है तो आप मुझे बताओ क्या हमें ज्यादा स्टॉक लगाने की जरूरत है या कम स्टॉक लगाने की जरूरत है? कम स्टॉक लगाने की जरूरत है। मतलब अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव है तो हमें ज्यादा स्टॉक लगाने की जरूरत है। हमारी एक आवाज हमारे सारे अलर्ट हो जाएंगे और तो हमें एक्स्ट्रा स्टॉक लगाने की जरूरत है। हमें पता है कि हम आवाज लगाते रह जाएंगे, वाइस वर्सा सिचुएशन बता रहा हूं। हमें पता है कि मार्केट में डिमांड होएगी प्रोडक्ट की और हम रॉ मटेरियल के लिए को आवाज लगाते रह जाएंगे, उनके पास तक हमारी आवाज भी नहीं पहुंचेगी। तो उस केस में क्या कीजिएगा बोलो? ज्यादा स्टॉक लगाना पड़ेगा कि कहीं एक्स्ट्रा डिमांड आएगी तो एकदम से हम उसे क्या कर पाएंगे, फुलफिल कर पाएंगे। कब फुलफिल कर पाएंगे? जब हमने ज्यादा स्टॉक लगा के रखा हो, अदरवाइज तो प्रॉफिट फॉर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉफिट फॉर। यस और नो? बात समझ में आती? कई बार आपने ऐसा देखा होगा मार्केट में, अब ये तो थोड़ा मैंने अच्छा एग्जांपल दिया आपको, लेटेस्ट एग्जांपल दिया है ना। अभी एक दूसरा एग्जांपल जो लोकल लेवल पे हो सकता है। कभी कभी आप किसी सेलर के यहाँ पे जाते हो और वो सेलर के पास कोई जो प्रोडक्ट आप लेने के लिए गए हो वो उसके पास नहीं होगा, तो बोलता है भाभी जी बैठिए अभी गोडाउन से लेकर आता हूं। जबकि कोई गोडाउन नहीं है हमारा, दूसरी दुकान से लेके। कैसे हो? लेट्स सपोज हमारे यहीं पे ना, हम तो रिटेलर है, हमारे यहाँ पे आई अगर वो भाभी जी तो हम तो रिटेलर है। जो होलसेलर है ना, जो गुड्स वो ले रहे हैं उनकी होलसेलिंग हमारे अगल बगल में होती है। होता है बहुत सारे लोग करते हैं बुढ़ाना में, जो स्टॉक मेंटेन नहीं करते। जैसे कस्टमर आया, अरे भाभी जी बैठो अभी लेके आ रहे हो, दरअसल क्या है ना यहाँ पे हमारे पास स्पेस कम है तो सारा माल कहाँ पे रखते हैं? गोडाउन में रखते हैं, है ना। और वो लेके आ रहे हैं, तो पता नहीं गए किसी और के, वो अगल बगल में भी एक दुकान छोड़ के है, होलसेलर की दुकान है, उससे लेके आए। मान लिया वो प्रोडक्ट 2000 रुपए का है, कितने का है? 2000 की एमआरपी का। होलसेलिंग होती है उसकी 1600 रुपए की। कितनी होती है? 1600। ना तो स्टॉक मेंटेन करा ना कुछ करा, उससे लाके दिया, है ना, और कस्टमर को चिपका दिया, मतलब चिपका दिया इन द सेंस दे दिया, बेच दिया 2000 रुपए का। शाम को हिसाब कर ले किससे? होलसेलर से। ले भाई कितनी यूनिट आई थी? 2 यूनिट आई थी, ले 32 800 रुपए दर की दर। कितना? वो कहते हैं ना कि हल्दी लगी ना फटकरी, रंग चोखा ही चोखा होती है ना। एक कहावत है कि भाई ना स्टॉक लगाया ना पैसा फंसाया, प्रॉफिट चोखा ही चोखा। बात समझ में आ रही है ना? तो वैसा, तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या है, सुनो, जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत फास्ट होता है, हमें पता है कि हमें अवेलेबिलिटी बहुत जल्दी से हो जाएगी, तो उस केस में हम कम स्टॉक में भी क्या कर लेंगे? मैनेज कर। लेकिन अभी देखो जो जिस चीज में हम डीलिंग करते हैं वो रॉ मटेरियल हमारा आता है चाइना से। क्या भाभी जी को, भाभी जी बैठो भी बस 2-4 दिन में आते हैं, इतने चाय वाय पीते हैं बैठ खरीदी करते हैं। चाइना से बस यूं गया यूं आया, सीधे नहीं मिलने का, सीधा जो लेके आना है वो लेके आना है। प्रैक्टिकल पॉसिबल है नहीं। तो इस केस में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का फास्ट नहीं हो सकता, बिकॉज आपकी परचेजिंग आउट ऑफ द कंट्री होती है। तो उस केस में आपको बच्चों एक्स्ट्रा स्टॉक लगा के रखना पड़ेगा। यही वो हेडिंग देख लो। If the firm can fulfill additional demand for the product in less time, अगर एक जो फर्म है वो एडिशनल डिमांड को फुलफिल कर सकती है वो भी कम समय में, then the need for inventory will be low, तो आपको इन्वेंटरी की जरूरत कम पड़ेगी। However, if the firm takes more time to fulfill additional demand, लेकिन एक फर्म क्या करेगी? ज्यादा टाइम लेगी क्या करने के लिए? एडिशनल डिमांड को पूरा करने के लिए। तो ये जब ज्यादा टाइम लेगी तो हमें तो क्या करना पड़ेगा? डिमांड को, कस्टमर तो रुकेगा नहीं, कस्टमर तो वैसे ही बोल तो भैया हो तो बताओ वरना टाइम देखो, देन आपको क्या करना पड़ेगा? लार्ज स्टॉक विल बी नीडेड, तो आपको लार्ज स्टॉक मेंटेन करके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट और बच्चों इसकी लास्ट हेडिंग है कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी। अगर आपको इन्वेंटरी को मेंटेन करने की कॉस्ट क्या आती है? ज्यादा आती है। सारे बच्चों को पता है दो तरह की कॉस्ट होती है, होल्डिंग कॉस्ट होती है और एक कैरिंग कॉस्ट होती है।
मतलब एक तो तुमने पैसा फंसाया उसमें स्टॉक में और एक उसकी केयर भी करनी पड़ेगी। यस और नो? तो दो तरह की कॉस्ट आती है, होल्डिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। और अगर इन्वेंटरी को मेंटेन करने की कॉस्ट ज्यादा आती है तो आप मुझे बताओ, आप ज्यादा स्टॉक लगाना चाहोगे, कम स्टॉक लगाना चाहोगे? कम स्टॉक लगाना चाहोगे। लेकिन अगर आपकी इन्वेंटरी को होल्ड करने की कॉस्ट क्या आती है, कम आती है, तो उस केस में आप ज्यादा स्टॉक भी लगा लेंगे, बिकॉज आपकी जो कॉस्ट है वो कम आएगी। यस और नो? बस ये सिंपल सा पॉइंट देखते हैं। इट इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज। कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी में क्या आती है? कॉस्ट ऑफ स्टोरेज आती है। इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल, जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है किसमें? कैपिटल में, मतलब वही मतलब जो स्टॉक में पैसा लगाया आपने वो। होल्डिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट एक्सेट्रा, यानी कि तो होल्ड करने की कॉस्ट आती है। और दूसरा, क्योंकि तुमने उसमें पैसा फंसाया, वो कौन सी कॉस्ट होती है? कैरिंग कॉस्ट होती है। ठीक है ना? इफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी इज हाई, तो टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी कैसे आएगी? मतलब वो होल्डिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट करके कहते हैं कि अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी क्या रहेगी? हाई रहेगी, देन लो लेस स्टॉक विल बी मेंटेन। तो आप क्या करेंगे? कम स्टॉक मेंटेन करेंगे, तब कॉस्ट क्या आती है? ज्यादा आती है। हाउएवर इन द केस ऑफ लो कॉस्ट इन्वेंटरी, लेकिन अगर लो कॉस्ट इन्वेंटरी आती है आपकी, हायर इन्वेंटरी कैन बी मेंटेन। आप ज्यादा इन्वेंटरी क्या करके चल सकते हैं बच्चों? मेंटेन करके चल सकते हैं। और वैसे तो आज लगभग लगभग मैं आपको काफी सारी टेक्निक्स पढ़ा दी होती मैंने आपको, लेकिन कुछ एनवायरनमेंट की कुछ अनसर्टेनिटी के कारण मैं आपको नहीं पढ़ा पाया बच्चों, सॉरी। और एडिशनल टॉपिक्स आज कवर नहीं करेंगे, एक कल से देखते हैं। हाँ, पक्का नहीं बोल सकता मैं, कल से देखते हैं। अदरवाइज अगर आज कुछ नहीं हो पाया तो फिर कुछ चीजें प्लान करनी पड़ेगी। हाँ, और आप तैयार रहना कि मैं आपको बता दूंगा, टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा कि कौन से चैप्टर तैयार करके यहाँ पे लिख के दिखाएं। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतने करते हैं बच्चों, बाकी देखते हैं।